हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7 और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। आप ऑलरेडी जानते हो रेजिस्टर्स क्या होता है। रेजिस्टर्स एक करंट एलिमेंट है जो करंट के फ्लो को अपोज करता है, ठीक है। आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। हम लोगों को पता है ये टॉपिक क्लास 10th में भी पढ़ा था, बस यहाँ पे थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है। हम लोगों के पास दो मेन कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स का। एक का नाम है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा टाइप का कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे समझेंगे हम लोग? अगर सेम वायर हो, ठीक है, कुछ रेजिस्टर्स अगर सेम वायर में हो तो हम लोग समझेंगे ये कैसा कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे समझेंगे? अगर डिफरेंट वायर्स हो, ठीक है। जैसे कि ये एक रेजिस्टर है, ये एक रेजिस्टर है और ये एक रेजिस्टर है, ठीक है। ये तीन रेजिस्टर अगर सेम वायर है, ये एंड ए है, ये एंड बी है, ए से बी की तरफ ये तीन रेजिस्टर, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसका रेजिस्टेंस R3 है। तो ये तीन रेजिस्टर क्या है? एक ही वायर में है, तो ये सीरीज में है, ठीक है। मान लो तीन रेजिस्टर ऐसा हो, ये पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये R1, ये R2, ये R3, ठीक है। इससे एक वायर निकल रहा है, इससे एक वायर निकल रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। अब ये अगर ऐसे मीट कर रहा है, ये अगर ऐसे मीट कर रहा है, ठीक है। तो अब देखिए A से B, R1, R2 और R3 क्या सेम वायर में है या डिफरेंट वायर में? क्योंकि डिफरेंट वायर में है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये तीनों रेजिस्टर्स किसमें है? पैरेलल में है। तो ये सबसे आसान तरीका है सीरीज और पैरेलल समझने का, लेकिन इसके अलावा भी कुछ तरीका है जो हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में, ठीक है। बेसिक समझ में आया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो एक सवाल आता है कि हम लोग रेजिस्टर्स को कंबाइन क्यों करते हैं, ठीक है। रेजिस्टर्स को हम लोग कंबाइन क्यों करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास 2 एम्पियर का करंट है और मैं एक सर्किट में चाह रहा हूं एक डिजायर्ड करंट पाने का, मान लो 0.5 एम्पियर यहां से जाए, ठीक है, और बाकी का इधर जाए, ठीक है। तो ये करंट इधर कितना जाएगा, इधर कितना जाएगा, ये सब का सब रेजिस्टेंस ऑफ द वायर या रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग कंबाइन क्यों करते हैं? हम लोग I का वैल्यू को चेंज करने के लिए और V का वैल्यू को चेंज करने के लिए हम लोग रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं। दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को या तो सीरीज में कनेक्ट कर दिए या तो पैरेलल में कनेक्ट कर दिए। सीरीज में कनेक्ट करने से करंट का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा, सब कुछ आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं पहला कॉम्बिनेशन से, और पहला कॉम्बिनेशन का नाम क्या है? सीरीज कॉम्बिनेशन। नंबर 1 इज सीरीज कॉम्बिनेशन। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बताया कि तीन रेजिस्टर एक ही वायर में कनेक्टेड होगा। ये एक वायर है और इसमें एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है और इसका रेजिस्टेंस क्या है? R3 है, ठीक है। ये अगर एक सेल से कनेक्टेड है, ठीक है, V वोल्ट का सेल से कनेक्टेड है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में हम लोग फाइंड आउट क्या करते हैं? हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या ये तीन रेजिस्टेंस का जगह हम लोग एक सिंगल रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं, या यूं कहें कि ये 1 2 3 रेजिस्टर अलग अलग हम लोगों को यूज करना पड़ रहा है। क्या ये तीन रेजिस्टर का जगह क्या हम लोग एक सिंगल रेजिस्टर यूज कर सकते हैं सच दैट नेट इफेक्ट जो है, मतलब इससे जो करंट निकल रहा है सेकंड केस में भी उतना ही करंट निकले? क्या हम लोग ये चीज कर सकते हैं? हाँ, हम लोग कर सकते हैं, बस हम लोगों को नेट इफेक्ट पता करना हो। मान लिया कि R1
R2 और R3 जब सीरीज में कनेक्टेड है तो इनका जो नेट इफेक्ट है वो है R इक्विवेलेंट, ठीक है, R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये तीनों को हम लोग हटा के जस्ट एक सिंगल रेजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और इसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब दो या दो से ज्यादा रेजिस्टेंस को हटा के अगर आप एक सिंगल रेजिस्टेंस को लिख रहे हो जिसका नेट इफेक्ट सेम हो तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब खुद सोचिए, ये अगर I अमाउंट का करंट यहाँ से निकला था तो यहाँ गया होगा I, यहाँ गया होगा I, क्योंकि वायर सेम है, यहाँ भी I, यहाँ भी I और यहाँ भी I। करंट तभी चेंज होता है जब वायर अलग अलग हो, ठीक है। करंट को यहाँ से पूरा का पूरा करंट को एक ही डायरेक्शन में जाना है, एक सिंगल वायर में ट्रैवल करना है, तो करंट का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे भी उसी तरह से I अमाउंट का करंट निकलेगा और I इधर जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज जो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं वो क्या है? सबसे पहला चीज क्या लिख सकते हैं? देख पा रहे हैं कि हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू अलग अलग है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, लेकिन इसमें सेम अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसमें सेम अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि करंट इज सेम इन ऑल रेजिस्टर्स। मतलब हर एक रेजिस्टर में करंट क्या है? सेम है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप हम लोग जानने में इंटरेस्टेड है, यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? V1। यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? V2। यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? V3। हम लोग लिख सकते हैं ना, V1 इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू आई आर, आपने पढ़ रखा है, तो V1 इक्वल टू आई तो सेम है R1, V2 इक्वल टू आई तो सेम है R2, और V3 इक्वल टू आई तो सेम है R3, ठीक है। ये आपको V1, V2 और V3 का वैल्यू मिला, क्योंकि R1, R2 और R3 अलग अलग है, पोटेंशियल क्या है? अलग अलग है। सो पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of the resistors may be different। अब यहाँ पे may be क्यों लगा है? अलग हो सकता है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है कि अलग हो। सोच के देखिए, ये अगर R होता, ये अगर R होता, ये अगर R होता, मान लो ये 10 ओम, ये भी 10 ओम और ये भी 10 ओम, तो रेजिस्टेंस जब सेम होगा तो IR और IR तब पोटेंशियल सेम हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में अलग अलग रेजिस्टेंस का वैल्यू रहता है, तो पोटेंशियल में भी डिफरेंट। सेम भी हो सकता है जब रेजिस्टेंस सेम हो, लेकिन इन जनरल पोटेंशियल अलग अलग होता है, V1, V2 और V3। तीसरा पॉइंट क्या है? पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? पोटेंशियल, ये V ही असल में डिवाइड हो गया, यहाँ V1, ये V2 और ये V3, तो हम लोग लिख सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे जितना V है यही डिवाइड हुआ है V1 प्लस V2 और V3 में, मतलब तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोगों को V मिलना चाहिए, और यहाँ भी तो ये V है, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं कि ये V इक्वल टू क्या होगा? ये यहाँ पे इस एंड के अक्रॉस में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इस एंड के अक्रॉस में भी इतना ही होना चाहिए, राइट। सो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? I इंटू R इक्विवेलेंट, राइट। सो V की जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए, I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 को लिख सकते हैं I इंटू R1, V2 को लिख सकते हैं I इंटू R2, V3 को लिख सकते हैं I इंटू R3, राइट। यहाँ से I कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो सीरीज में जब हम लोग रेजिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं
तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो सिंपली सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता है। दैट मींस R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है? ओके, लिखना चाहो तो जल्दी से लिख लो आप लोग, पॉज करके लिख लीजिए। इरेज करूं मैं? सो इसमें अब कुछ पॉइंट्स मैं बताता हूं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1, अगर इफ n नंबर ऑफ n resistors are connected in series, अगर सीरीज में n रेजिस्टेंस कनेक्टेड है या n रेजिस्टर्स कनेक्टेड है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3, आप ऐड करते जाओ सबको, डॉट 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 Rn। ठीक है? और अगर इफ सारा का सारा जो रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टर का, हर एक रेजिस्टर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, राइट? अगर सब इक्वल हो जाए, दैट मीन्स R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, अगर ये Rn ये इक्वल टू अगर R लिया है, ठीक है, अगर सब का सब रेजिस्टेंस इक्वल है, मतलब n इक्वल नंबर ऑफ n इक्वल या n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। आइडेंटिकल रेजिस्टेंस मतलब क्या? सबका रेजिस्टेंस सेम होगा, तब हम लोग R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, n R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। देखिए R प्लस R प्लस R प्लस R ऐसे ही ऐड करते जाना n टर्म्स तक। तो जैसे 2 टर्म तक ऐड करने से R प्लस R 2R मिलता है, n टर्म्स तक ऐड करेंगे तो nR मिलेगा। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है? सीरीज कनेक्शन में आपसे पूछा जाएगा, मैं बता देता हूं, हाउ टू फाइंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी रेजिस्टर। किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप आप कैसे निकालोगे? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये अगर R1 है, ये अगर R2 है, और यहाँ से अगर एक सेल कनेक्टेड है V वोल्ट का, तो यहाँ से I अमाउंट का करंट जाएगा, ये R1 है और ये R2 है। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट सर्किट बना सकते हैं आप। ये कितना हो जाएगा? ये V होगा, ये I जाएगा, ये R इक्विवेलेंट होगा। R इक्विवेलेंट कैसे पता करोगे? क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 आप सिंपली ऐड कर दोगे। ठीक है, और इस सर्किट डायग्राम से आपको सिंपली I का वैल्यू मिल जाएगा, करंट का वैल्यू मिल जाएगा। करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? V बाई R इक्विवेलेंट। करंट का वैल्यू अगर मिल गया तो आप सिंपली यहाँ से I गया, यहाँ पे भी I गया, ये कितना है? V1 है, इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो अगर I का वैल्यू आप यहाँ से इस डायग्राम से निकाल पा रहे हो तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? I R1, और V2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? I R2। ठीक है, V1 का वैल्यू हो जाएगा I R1 और V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? I R2। ठीक है, और I का वैल्यू यहाँ से आप पुट कर सकते हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस तरह से आप V1 और V2 कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर रेशियो पूछे तो V1 इज टू V2, पोटेंशियल डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के रेशियो पे, मतलब रेजिस्टेंस जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप ज़्यादा होगा, अगर 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। क्वेश्चन देख सकते हैं, इसे मैं इरेज करूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है? करंट निकालना है, करंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सीरीज में अगर रेजिस्टर्स दिया हुआ है तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के बाद आप सिंपली ये इक्वेशन यूज कीजिए, करंट इक्वल टू कितना होता है? सी, ये बैटरी को इतना सारा रेजिस्टेंस नहीं दिखा देगा, बैटरी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिखा देगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग ये अपने अंदर से करंट निकालेगा। करंट कितना हो जाएगा? V बाई R इक्विवेलेंट होगा, मतलब जितना भी EMF या सॉरी जितना भी
पोटेंशियल डिफरेंस का सेल कनेक्ट किया डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। क्लियर है? एक क्वेश्चन करते हैं तब ये और क्लियर हो जाएगा। ओके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, अगर ये दिया हुआ है ये 4 ओम का है और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और ये 12 वोल्ट का बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। तो पूछेगा कि इसके अक्रॉस में V1 का वैल्यू कितना है और इसके अक्रॉस में V2 का वैल्यू कितना है। दैट मीन्स 4 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है एंड 2 ओम के रेजिस्टर्स के अक्रॉस में कितना पोटेंशियल ड्रॉप है। कैसे निकालोगे? मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ, तो इक्विवेलेंट सर्किट आप बना लिए। मैंने आपसे पूछा ये कितना होगा, आपने कहा कि आर इक्विवेलेंट तो होता है सीरीज में R1 प्लस R2 और R1 का वैल्यू है 4, R2 का वैल्यू है 2, तो ये हो गया 6 ओम। तो ये कितना है? ये कितना है? 6 ओम, ठीक है। ये कितना है? 12 वोल्ट। तो करंट कितना होगा? करंट इक्वल टू होता है V बाय आर इक्विवेलेंट। V है 12 और आर इक्विवेलेंट है 6, ये हो जाएगा 2 एम्पियर। मतलब कि इस सर्किट में कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर का। अब 2 एम्पियर पता चल गया कि इसमें भी 2 एम्पियर गया है और इसमें भी 2 एम्पियर गया है, सीरीज में करंट सेम होता है। सो V1 इक्वल टू होता है I R1, यहाँ से I का वैल्यू 2, R1 का वैल्यू कितना है? 4, सो ये 8 वोल्ट हुआ। और V2 का वैल्यू कितना होगा? I R2, सो I का वैल्यू तो सेम होगा 2 इंटू R2 का वैल्यू 2 है, सो ये कितना हो जाएगा? 4। मतलब कि इसके अक्रॉस में 8 वोल्ट है और इसके अक्रॉस में 4 वोल्ट है, तभी तो 8 प्लस 4 कितना होता है? 12। मतलब 12 डिवाइड हुआ 8 में और 4 में। याद रहे कि V1:V2 कितना होता है? हमेशा R1:R2। इसका मतलब जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा। तो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे ज्यादा ड्रॉप हुआ है, यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पे कम ड्रॉप हुआ है। तो इस तरह से आप पोटेंशियल ड्रॉप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक। जैसे कि क्वेश्चन ये अगर 24 वोल्ट का सेल है और ये अगर 5 ओम है, ये अगर 2 ओम है और ये भी अगर 2 ओम है। अच्छा, ये 4 ले लेते हैं, ये 4 ओम है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस में V1 कितना है, इसके अक्रॉस में V2 कितना है और इसके अक्रॉस में V3 कितना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स V1 इक्वल टू व्हाट, V2 इक्वल टू व्हाट, V3 इक्वल टू व्हाट, ये आपको पता करना है, ठीक है। ओके, आप इसका आंसर पता कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, ठीक है। पॉज करके लिख के इसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया वैसे ही करना। नेक्स्ट टाइप का कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या होता है, कुछ रेजिस्टर्स होगा जो अलग अलग वायर से कनेक्टेड होगा, ठीक है, ऐसे। और ये अगर सेल से कनेक्टेड है, ठीक है, ये अगर R1 है, ये अगर R2 है और ये अगर R3 है और ये V वोल्ट का सेल है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसका क्या करोगे, इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे। आप बोलोगे ये तीनों R1, R2 और R3 के जगह में एक R इक्विवेलेंट लिख देते हैं, ये V है, ठीक है। तो कितना करंट जाएगा, ऑब्वियसली करंट इससे कितना निकलेगा ये आप बता सकते हैं ना, V बाय आर इक्विवेलेंट, जस्ट लाइक पहले की तरह।
अब सोचिए ये V वोल्ट का बैटरी है, ये हायर पोटेंशियल पे, ये लोअर पोटेंशियल पे, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये मान लीजिए कि ये अगर V माना तो ये 0 है, तभी तो V माइनस 0, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ V हो गया। सो ये अगर V है तो ये पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हुआ V, ये अगर 0 है तो ये पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना हो गया 0। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला रेजिस्टेंस के एंड कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे है, तो V माइनस 0 V। दूसरा रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V माइनस 0 V। तीसरा का भी V माइनस 0 दैट मीन्स V। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको याद रखना है एक चीज, पोटेंशियल डिफरेंस is same across all resistors, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम अक्रॉस ऑल रेजिस्टर, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये देखिए, यहां से मान लो I अमाउंट का करंट निकला और यहां पे पहुंचा। अब ये करंट के पास 3 रास्ता है, ठीक है। करंट के पास 3 रास्ता है, तो तीनों रास्ता में कुछ ना कुछ करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये I1 होगा, ये I2 होगा और ये I3 होगा, ठीक है। मतलब इस रेजिस्टेंस में करंट कितना गया, I1 गया, इसमें I2 गया और इसमें कितना होगा I3 गया, ठीक है। और क्योंकि यहाँ का रेजिस्टेंस अलग अलग है, करंट इसमें अलग अलग होगा। इसका मतलब क्या, करंट थ्रू रेजिस्टर्स may be different, ठीक है। जैसे कि I1 आप क्या लिखोगे, I1 लिखोगे V by R1, V तो सबके लिए सेम है ना। I2 लिखोगे V by R2, I3 लिखोगे V by R3, ठीक है। अब क्यों मैंने may भी लिखा, कि करंट क्या हो सकता है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब सेम भी हो सकता है, किसी को पता है कि सेम कब होगा। देखिए V by R1, V by R2, V by R3, ये सारा रेजिस्टेंस का वैल्यूज अलग अलग है। जब ये तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम हो जाएगा तो V by R, V by R, V by R करंट भी सेम हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन जनरल करंट से हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि जब भी अलग अलग वायर है और पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब ये पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है। और इसमें थर्ड पॉइंट आप याद रखिएगा, करंट गेट्स डिवाइडेड। हम लोगों ने देखा कि यहां पे क्योंकि 3 वायर आ जा रहा है, तीनों में करंट डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब I अमाउंट का करंट ही डिवाइड होकर I1, I2 और I3 बन गया है। इसका मतलब यहां से I1 आया होगा, यहां से I2 और यहां से I3, तीनों फिर से ऐड होगा और यहां से I बन जाएगा और फाइनली I रिटर्न होगा। क्लियर है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकते हैं ना। और I के जगह में हम लोग क्या लिख दे, V बाय R इक्विवेलेंट। सो V बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे, V बाय R1, यहाँ से I1, I2 और I3 का वैल्यू पुट करेंगे, V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3, यहाँ से V कैंसिल हो गया और फाइनली हम लोगों को मिला पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1 बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। क्लियर है, ये है फॉर्मूला। जल्दी से नोट कर लीजिए, इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पॉज करके नोट कर लीजिए, इरेज करो। ओके, सो पहला पॉइंट तो ये है, नंबर 1, कि अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हो, अगर n आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हो और वो सब पैरेलल में कनेक्शन हो, तब क्या होगा, R इक्विवेलेंट ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 बाय R इक्विवेलेंट
इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, सबका रेजिस्टेंस R है, इक्वल है, प्लस डॉट 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 कितना n टर्म्स तक, तो ये हो जाएगा n/R, राइट। सो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो गया n/R। तो यहाँ से इंप्लाई क्या करेगा, रेसिप्रोकल कर देते हैं, सो R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा R/n। क्लियर है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट रेस कर रहा हूं, ओके। दूसरा पॉइंट यह है कि अगर 2 रेजिस्टर्स क्या हो, पैरेलल में हो, ठीक, मतलब कि 2 रेजिस्टर पैरेलल में हो, एक ये है, दूसरा क्या है, एक ये है। तो ये R1 है, ये R2 है, पैरेलल मतलब अलग अलग वायर में। तो आप क्या लिखोगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। यहां से इंप्लाई क्या होगा, आप एलसीएम ले लो, R1 इंटू R2 आएगा, ऊपर में R1 प्लस R2 आएगा, राइट। और जब रेसिप्रोकल लोगे तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसका मतलब ये क्या है, प्रोडक्ट बाय सम। तो जब भी 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो आप सिंपली प्रोडक्ट बाय सम कर लो। जैसे एक रेजिस्टेंस 3 है, एक रेजिस्टेंस 4 है, ये दोनों पैरेलल में है, दोनों क्या है, पैरेलल में है, तो आप सिंपली R इक्विवेलेंट शॉर्टकट यूज कर सकते हो, 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4, ये होगा। क्लियर है, ओके। लास्ट पॉइंट इसका डिस्कस करना है, वो है हाउ टू फाइंड करंट इन ईच ब्रांच। हर एक ब्रांच में करंट कैसे फाइंड आउट करें। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये डायग्राम देखिए, अगर एक रेजिस्टेंस ये है और दूसरा रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, और ये V वोल्ट का बैटरी है और यहाँ से I अमाउंट का करंट निकला, ठीक है, यहाँ तक I पहुंचा, अब ये डिवाइड हो गया, राइट, डिवाइड होके ये I1 बना और ये I2 गया, ये R1 है, ये R2 है। आप क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल तो सेम होगा ना, ये V0, ये V0, तो ये भी V, ये 0, दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल, इसके अक्रॉस में भी V, इसके अक्रॉस में भी V, क्योंकि हम लोग सीख चुके हैं पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ओके। सो I1 क्या लिख सकते हो, I1 क्या लिख सकते हैं आप, I1 लिख सकते हो V/R1। उसी तरह से I2 क्या लिख सकते हो, I2 लिख सकते हो V/R2। I1:I2 कितना हो जाएगा, करंट निकालने का सबसे शॉर्टकट ये है, ठीक है, आप डायरेक्टली I1 और I2 का रेशियो ले लो, ये मिलेगा 1/R1:1/R2, ये मिलेगा। देखिए V तो सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या, I1:I2 ये हो जाएगा R2:R1। इसका मतलब करंट डिस्ट्रीब्यूट या डिवाइड होता है रेजिस्टेंस के ऑपोजिट से, मतलब रेजिस्टेंस जहां ज्यादा होगा करंट वहां कम जाएगा। आप खुद सोचो, यहाँ पे करंट के पास 2 ऑप्शन है, 2 रास्ता है, या तो ज्यादा करंट इधर से जाए और कम करंट इधर से जाए, या उल्टा, या दोनों से इक्वली जा सकता है। सो इक्वल करंट मतलब ये I कब आधा आधा बढ़ जाएगा, I/2 और I/2 जाएगा जब यहाँ का रेजिस्टेंस सेम होगा, राइट। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट अगर नेट करंट I है तो I1 का वैल्यू आप लिख सकते हो, रेशियो वाला नियम आप जानते होगा मैथ से, I1 इक्वल टू लिख सकते हो R2/R1 प्लस R2 इंटू I, और यहाँ से I2 लिख सकते हो R1/R1 प्लस R2 इंटू I, ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे लिखना चाहो तो लिख लो जल्दी से, ओके। मान लिया कि ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, और यहाँ से
I इक्वल टू 10 एम्पियर निकला। तो इसमें कितना गया, इसमें कितना गया, मतलब I1 का वैल्यू कितना है और I2 का वैल्यू कितना है, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। सो I1 मैंने कहा ये होता है R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू I। सो बताइए R2 क्या है, I1 निकाल रहे हैं, सो R2 ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 इंटू 10, राइट। ये कितना हो जाएगा 4/6 इंटू 10, सो ये कितना हो जाएगा 3, हो जाएगा 10/3 एम्पियर। क्लियर है। अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक है, ये कितना हो जाएगा 2 यहाँ होगा, सो 20/3 एम्पियर। I2 कितना होगा बताइए, R1 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 4 लिया ना, हाँ सही है, R1 बाय R1 प्लस R2 इंटू I। R1 कितना है, ऑब्वियसली जब I2 कैलकुलेट करेंगे तो ऊपर क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 10/3 एम्पियर। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि हर एक ब्रांच में करंट कितना होगा। ठीक है, सिंपली हम लोगों को रेशियो पता होना चाहिए कि I1:I2 होता है R2:R1, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं अगर टोटल करंट दिया रहे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में इतना ही, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी